जो ले आया तो वहां से यहाँ रख दी। हाँ उधर से इधर रख दे। हेलो। हाँ आ रही है बस। हेडफोन में मुझे नहीं आ रहा। हेलो। विनोद जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है रंजन साहब जी। नमस्कार, जय हिंद, जय बुंदेलखंड। जय मैं बुंदेलखंड। जय जीएस रंजन बुंदेली झलक की ओर से पटल पर विराजमान सभी मनीषियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बुंदेली झलक पेज से जुड़े हुए सभी मेहमान दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तद्दा यानी राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त की वो लाइनें जिनसे हम हमेशा अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर समस्याएं सभी। बड़ी खुशी की बात है कि आज 3 पर्व एक साथ हैं। ईद है, महर्षि पर्व परशुराम जयंती भी है और अक्षय तृतीया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज बुंदेली झलक के पटल पर हमारे झांसी बुंदेलखंड के आसपास से जो मनीषी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। परम आदरणीय श्री पन्नालाल असर जी जो कवि हैं, शायर हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोक भूषण सम्मान से सम्मानित हैं। संयोजन है श्री श्याम जय नायक जी, साहित्यकार, पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बुंदेली झलक के संरक्षक परम आदरणीय डॉक्टर रामशंकर भारती, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ दतिया से जुड़े हुए हैं लोकवाद्य विशेषज्ञ हमारे बड़े भाई श्री विनोद मिश्र सुरमणि जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और झांसी से हमारे आरिफ चैडोली जी, अभिनेता हैं, लेखक हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। और आज का जैसा कि विषय है कि बुंदेलखंड में अक्षय तृतीया यानी कि अक्ति का क्या महत्व है। आज हम अपने आदरणीय मेहमानों से चर्चा करेंगे कि बुंदेलखंड का अक्षय तृतीया, जिसे बुंदेली में अक्ति कहते हैं, इसका क्या महत्व है, जनमानस में इस पर्व की क्या अवधारणा है। देखा जाए तो हमारे देश में जितने भी लोक पर्व हैं, त्योहार हैं, सभी के पीछे आस्था है ही, उसके साथ धार्मिक आधार, वैज्ञानिक आधार और मनोवैज्ञानिक आधार।
इनके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक समरसता जुड़ी हुई है। तो मैं निवेदन करूंगा परम आदरणीय भारती जी से कि कार्यक्रम की शुरुआत करें। जी धन्यवाद। इस पटल पर उपस्थित समस्त सम्मानित विद्वानों का मैं अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और बुंदेली झलक का एक बहुत ही सार्थक प्रयास है कि एक लंबे अरसे के बाद आज हम लोग एक बहुत ही आह्लादित विषय को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। वस्तुतः हमें इस चर्चा करने के पहले जो अभी प्रस्तावना में आदरणीय रंजन जी ने 2-3 बिंदु एक साथ कहे हैं, उनको पुनर्विचार करना है कि हमारे जितने भी त्योहार हैं, हमारी जितनी भी उत्सव धर्मी परंपराएं हैं, जितने भी लोक उत्सव हैं, उनके पीछे की वैज्ञानिकता, सामाजिकता, पौराणिकता और यहाँ तक जो मिथक हैं, जनश्रुतियां हैं और लोक विश्वास, इन सब बिंदुओं पर हमको सोचना पड़ेगा। हम समूचे बुंदेलखंड में जब दृष्टि करते हैं, अक्षय तृतीया को लेकर, अक्ति को लेकर के अनेक स्थान स्थान पर स्थानीय परंपराएं हैं। मुझे याद है कि यह जो अक्षय तृतीया, इन सब उत्सवों के पीछे आप देखोगे कि भारतीय जीवन में संस्कृति में कहीं ना कहीं स्त्री बिना नारी के, बिना स्त्री के शक्ति को किसी भी त्योहार की कल्पना करना संभव। आप देखें कि हमारी में स्त्री समाज ले लें, चाहे आप नवरात्र, जितने भी लोग उत्सव हैं, सब मातृ शक्ति प्रधान है। इसलिए मैं कहता हूं जितने उनके पीछे चिंतन है हमारे ऋषि मुनियों का, पुरुषों का, विद्वानों का, क्योंकि स्त्री संस्कृति की सम्मान करती है। और आप देखें कि उस माध्यम से, पर्वों के माध्यम से वह प्रकृति के बहुत समीप है, आस्थाओं की बहुत अक्षय तृतीया में भी आप देखें कि ये कुमारी पूर्णिमा का त्योहार है, तो हमारे भविष्य पुराण में भी इसका उल्लेख है। कुमारी कन्याओं का त्योहार तो है ही है, वो गुड्डे गुड़िया बनाती है, देवल बुनाती हैं और एक लोक मंगल की कामना करती हैं। हमारे यहाँ बरगद पीपल को पूजती हैं, कच्चा सूत धागा लगाती हैं। यह जो लोकाचार की जो परंपराएं हैं, केवल अविवाहित कन्याएं हैं या हमारी बालिकाएं हैं, कम वयस्क की हैं, वो तो करती ही हैं। आप देखेंगे भविष्य पुराण में आप जाएंगे 5वें और 6वें अध्याय में इसमें वर्णन दिया गया है कि हमारे यहाँ विवाहित महिलाएं भी इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाती हैं। हम सब लोग बुंदेलखंड के हैं और बुंदेलखंड की लोक परंपराओं को बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। हम सबके घरों में हमारी पत्नी मनाती हैं, वो भी आज अक्ति को पूजा करती है, नया बर्तन मिट्टी का, जिसको कुमरिया कह सकते हैं, अलग अलग नाम है स्थानीय आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में, और छोटे छोटे कुल्हड़ ला करके 5 या 7 बर्तन जल डालती हैं, फिर डोल जो बनाए जाते वो डालती हैं। इन सब जो हम जिनको परंपरा कह सकते हैं आज के युग में, अरे ये सब तो ऐसे ही क्यों डालती हैं, क्या डालती हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान समाज है। सारे विद्वान बैठे हुए हैं, लोकभूषण बल्लालाल असद साहब बैठे हुए, सभी लोग समझते इस चीज को। इन सब में बहुत विज्ञान छुपा हुआ है। और आज ये बड़ा दुख का विषय है कि हमारी जो वैज्ञानिकता है, धार्मिकता है, पौराणिकता है, इन उत्सवों के शरण के कारण धीरे धीरे समाप्ति की कगार की ओर है। मैं बधाई देता हूँ रंजन को, उन्होंने आज के दिन को अच्छा चुना, ये विषय पर चर्चा की जाए। अगर हमारे तीज त्योहार जीवित रहेंगे
ये परंपराएं जीवित रहेंगी घरों में, तो निश्चित रूप से हमारी संस्कृति। इसका सर, इसका श्रेय आरिफ जी के ऊपर जाता है। मैं तो एकदम निष्क्रिय था। जी जी, आरिफ जी ने एकदम मुझे जगा दिया है, ये समझ लीजिए। और पिछले साल भी आरिफ जी ने ही मुझे जगाया था, तो इतना लंबा प्रोग्राम कर दिया था। और कल रात में मुझे फिर से जगाया गया है, तो सारा श्रेय जाता है आज के कार्यक्रम का आरिफ जी के लिए। जी जी। तो मैं यही कहूंगा कि वास्तव में हमारे जो बुंदेलखंड में अक्ति है या अक्षय तृतीया है, यह न केवल पौराणिक पर्व है, न केवल धार्मिक पर्व है, न केवल वैज्ञानिक पर्व है, न केवल सामाजिक पर्व है, ये संपूर्ण सामाजिक जीवन के ताने बाने को उन्नति की ओर ले जाने वाला पर्व है। यह सारे जितने भी, चाहे वो सामाजिकता हो, आध्यात्मिकता हो, पौराणिकता हो, धार्मिकता हो, परंपरा हो, लोक जीवन हो, लोक विश्वास हो, सब कुछ को एक साथ लेकर के चलता है। और उसमें जो विज्ञान छिपा हुआ है, हमारे अनेक विद्वान यहाँ उपस्थित हैं, वो इस पर चर्चा करेंगे। मैं इस संदर्भ में इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय पन्नालाल असर जी से कि इस विषय में प्रकाश डालें। क्या महत्व है अक्षय तृतीया का? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आज की इस संगोष्ठी में भाग लेने वाले सभी विद्वानों को प्रणाम करता हूं अपनी ओर से, और आपके इस चैनल के माध्यम से आपकी जो कोशिशें हैं इस लोक जीवन में लोक कल्याणकारी मर्यादित संस्कार संस्कृति को जीवित बने रहने के लिए प्रयास करना, ये आपका हौसला, उसको मैं नमन करता हूं। और जहां तक सवाल है विषय का कि बुंदेलखंड में अक्ति का क्या महत्व है, तो मैं अपनी बात यहां से आरंभ करूंगा कि सृष्टि में 7 रंगों और 9 रसों का एक समुच्चय है। ये हर व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण रूप से समाहित है। इसके बिना किसी भी व्यक्ति का, किसी भी प्राणी का कोई भी कार्य असंभव है। जहां तक बात डॉक्टर भारती जी ने जो कही है कि वैज्ञानिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, लोक जनश्रुतियों के आधार पर तमाम विषय हमारे कथानकों से मिलते हैं, जुड़ते हैं और संदेश देते हैं। तो संदर्भ है सिर्फ अक्ति का। तो अक्ति के विषय में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बुंदेलखंड में अक्ति का महत्व धर्मों के अनुसार, धर्मशास्त्र, धर्मों का मतलब धर्मशास्त्रों के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार, वैज्ञानिकता के अनुसार और लोक जन श्रुतियों के अनुसार और लोक रीति रिवाज, संस्कार संस्कृति के अनुसार विभिन्न तौर से अक्षय तृतीया, जिसको कि आघा तीज भी कहते हैं और बुंदेलखंड में विशेष तौर से अक्ति कहते हैं। तो अक्ति, अक्षय तृतीया यानी जिसका कभी क्षय ना हो। तो मैं आरंभ करूंगा कि आज के दिन से गंगा का अवतरण हुआ, सतयुग और त्रेता का भी आरंभ आज की ही तिथि से हुआ था। तमाम ऐसे धार्मिक वृतांत हैं। कृष्ण सुदामा का मिलन आज के माध्यम से हुआ था। अन्नपूर्णा जी की जो प्रकाट है वो आज के दिन से हुआ था। तमाम ऐसे जो विषय हैं, बद्रीनाथ जी के कपाट हैं, आज से खुलते हैं। यानी मैं यूं कहूं कि जितने भी शुभ कार्य बुंदेलखंड में या पूरे विश्व में, अक्ति के तो बुंदेलखंड में विशेष है ही, लेकिन सारे विश्व में इसको मनाया जाता है। सिर्फ परंपराएं थोड़ी सी भिन्न है कि कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पे बानी, तो थोड़े रीति रिवाज भिन्न हो सकते हैं, किंतु उसको मनाने का जो आशय है वह हमारा वैज्ञानिक, जन कल्याणकारी और एक संदेशात्मक रूप लेकर के
वो सामने आता है, प्रकट होता है। तो अक्ति मैं चर्चा कर रहा था, आज परशुराम जयंती भी है, क्योंकि परशुराम जी का, भगवान परशुराम जी का जन्म भी आज के ही दिन हुआ था। और मूल रूप से जितने भी हमारे राहु, केतु, काल सर्प योग, मंगली होना, कुंडली नहीं मिलना, यानी इस परंपरा को भी लें, लोगों के वैवाहिक संबंध, शुभ कार्य किसी ना किसी कारण बस जब जिनके नहीं होते, तो आज की तिथि में वह सारे कार्य बिना जन्म कुंडली के, बिना कुछ मुहूर्त निकाले शुभ माने जाते हैं, सिर्फ करने वाला हो। तो बुंदेलखंड में इस पर को इसलिए ज्यादा महत्ता देते हैं कि इसमें सारे दोष, अवगुण क्षमा है। यदि अक्ति के दिन आप कोई शुभ और मंगल अपना कार्य करना चाहते हैं तो वो सारे कार्य आपके सफल होंगे। अब जहां तक डॉक्टर भारती जी ने कहा कि कुंवारी कन्याएं इस त्योहार को मनाती हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कुंवारी कन्याओं के साथ, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी जी। कुंवारी कन्याओं के साथ साथ इस वर्ष, यानी मान लो ये सन 2021 चल रहा है, इस वर्ष महीने पे 1 महीने पहले, 2 महीने पहले जिन जिन लोग बच्चियों की, लड़कियों की शादी हुई है, वो जब मायके आती है लौटने में और अक्ति जब पड़ जाती है, तो वो अपने मायके में वो कुंवारी कन्या भी उनके साथ रहती हैं। एक नया घड़ा, डबला डबलियां जिनको कहते हैं बुंदेलखंडी में, तो डबला डबलियां और नए घड़े को अपने सर पे रख करके, उसको उसमें जल रख करके और बर और पीपर के नीचे जाते हैं। तो बर की पूजा और नए घड़े का ले जाना, यानी मंगल कलश कह सकते हैं, उसको भी रख करके वहां पूजना और सोन बांटना। तो सोन में क्या है? सोन एक सगुन है। वहां बट वृक्ष की जब पूजा करते हैं, घड़े को पूजा जाता है, तो इसके 2 कारण हैं। वह कारण मैं बताऊंगा। पहला कारण यह है कि वृक्ष को जब हम पूजते हैं, वो इसलिए पूजते हैं कि हमारा पर्यावरण, हमारी फसल, हमको प्राणवायु देने वाला जो वृक्ष है, अगर हम इसको संरक्षित रखेंगे, इसका संरक्षण संवर्धन करेंगे, तो ये हमको प्राणवायु देगा। और जब प्राणवायु हम में रहेंगे, तभी तो हम अपने तीज त्योहार, अपने नाते रिश्ते, अपने संबंध, अपनी जागरूकता, अपनी समरसता, अपनी एकता तभी तो दिखा पाएंगे। तो पर्यावरण के उन्नयन में ये वृक्ष की पूजा होती है, और अपनी मनोकामना के लिए इसमें धागा बांध करके अपनी कोई मनौती भी मानते हैं, जिसको पूर्ण होने पर पुनः उस बरगद पर कुछ ना कुछ चढ़ाया या आस्था के तौर पर वहां किया जाता है। हवन हो, कन्या भोजन हो, तमाम ऐसी हमारी प्रक्रिया बुंदेलखंड में है। जहां तक नए घड़े की बात है, इसके पीछे एक तथ्य है कि नया जो घड़ा है वो हमको एक संदेश देता है कि ग्रीष्म ऋतु आ गई है। और ग्रीष्म गर्मी में जब कोई मेहनत करते हैं तो निश्चित उसको पसीना आता है, क्योंकि गर्मी की ऋतु है। और जब पसीना आता है तो उसमें नकारात्मक शक्तियां, जो पसीने के रूप में, नाम तो पसीना है, लेकिन ये एक प्रतीकात्मक है कि वो पसीना जब निकलता है तो उसमें ऐसे हमारे विषाणु, कीटाणु और नकारात्मक शक्तियां बाहर होती है पसीने के रूप में। और एक नई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जो घड़े में शीतल जल भरा हुआ है, वह इसका प्रतीक है कि उसको पीने से हमें यह महसूस होता है कि नई ऊर्जा हमें आई है, नया संचार हुआ है। क्यों? गर्मी से जब पसीना निकला है तो गला सूखा है, गला सूखा है तो हमारा कंठ सूखा है, कंठ सूखा है तो हमारी वाणी लड़खड़ाती है, और हमारी जब वाणी लड़खड़ाती है तो निश्चित ही उसमें प्राणवायु हमारी कम है। इसलिए वो घड़े का जो महत्व एक इंगित है कि यह नई ऊर्जा को प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है। और तभी से हमारे ये वृक्ष पूजन और जो कलश लड़कियां लेकर के जाती हैं, उसका ये प्रतीक है हमारे खासतौर से बुंदेलखंड में। उसके बाद इसका पूजन करने के बाद में समरसता बनाए रखने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए
विभिन्न जाति संप्रदाय की बच्चियां जब एक जगह इकट्ठा होती हैं, एकत्र होती हैं, तो ये संदेश दिया जाता है कि देवल बांटे जाते हैं, और जो गरीब, आर्थिक तौर से जो गरीब लोग परिवार की बच्चियां जाती हैं, वो सूखी रोटी पत्ते में रख करके, तोड़ करके सोन बांटती हैं, यानी सगुन बांटती हैं। तो उसका प्रतीकात्मक यह है कि भाई हमारा बेटी व्यवहार, हमारा प्यार स्नेह, हमारी एकता बनी रहे, और हम लोग खुशी खुशी ईश्वर को याद करते हुए, अपने संस्कार संस्कृति को याद करते हुए समरसता से, एकता से, भाईचारे से अपने जीवन को व्यतीत करें। और खास तौर से ये कामना की जाती है उस बरगद के पेड़ के नीचे कि कृषक जो लोग हैं वो अपनी फसल उनकी अच्छी हो, इंद्र देवता गर्मी के बाद बरसे, जिससे कि जो बीज बोए हैं उनमें नए अंकुर निकले और एक फसल बन के तैयार हो, कटे और दूसरी फसल लगे, ये वो कामना करते हैं। साथ ही साथ अपनी अभिव्यक्ति वह गीत गाकर भी करते हैं, क्योंकि प्रतीकात्मक है, एक पूजा है, एक मंचन है, कुछ कथानक है, कुछ कथाएं हैं और कुछ गीत है। अब उदाहरण के लिए हमारे अक्ति में, बुंदेलखंड में एक गीत, बहुत मशहूर गीत है, जिसको कि मैं, आप सब विद्वान बैठे हैं, इजाजत है तो मैं एक अंतरा और एक मुखड़ा में गाऊं, अगर आप लोग इजाजत दें तो। जी प्लीज। तो वो लड़कियां गाती हैं, बच्चियां गाती हैं, जिनकी शादी होकर के वो मायके आ गई हैं और वो पूछ रही हैं, लेकिन कुछ लड़कियां नहीं दिखाई दे रही हैं, तो वो कह रही हैं वो क्यों नहीं आई। तो देखिए, एक लड़की अपनी सहेली से कह रही है कि मैं इसलिए नहीं गई, वो अपना अंतर्वेदना, अपनी बात इस प्रकार प्रकट कर रही है इस गीत में। अक्ति पूजन कैसे जाऊं री, बरतरे मेले लिबुआ। मैं इसलिए नहीं जा रही हूं कि मेरे ससुर जी मुझे लिवाने आए हैं और उनको डेरा बर के तरह, यानी खलिहान, जो हमारा खेत खलिहान है, वहां जो बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, वहां आसपास दे रखा है, तो मैं कैसे चली जाऊं। ये मर्यादा है, ये हमारी संस्कार है। अक्ति पूजन कैसे जाऊं री, बरतरे मेले लिबुआ। पहले लिबुआ मेरे ससुरा जी आए, ससुरा के संगे न जाऊं री, बरतरे मेले लिबुआ। इसी तरह दूसरे अंतरे में जेठ जी आते हैं, वो भी उनके लिए कहती कैसे जाऊं। तीसरे में नंदेऊ आते हैं, वो भी कहते हैं मैं कैसे जाऊं। चौथे में वो ये कामना करती है कि ये सब मेरे से बड़े हैं, जिनको मैं घूंघट मर्यादा आड़ करती हूं, इनके साथ मैं कैसे जाऊं। क्यों कि जब जो ससुराल का और मायके का जो सफर है, उसका जो रास्ता है वो दूर है, तो मैं अपनी बात किससे कहूंगी दिल खोल करके। तो प्रीतम चौथे अंतरे में, वह प्रीतम अगर आएंगे तो उनके साथ में चली जाऊंगी। ये बात इस गीत के माध्यम से वह विवाहित कन्या अपनी सहेली को बता रही है कि मैं चली जाऊंगी। और इस प्रकार हमारे इस अक्ति का महत्व रचनात्मक भी है, सृजनात्मक भी है, और खास तौर से ये ऐसा सिद्ध स्वयं में है, ये तिथि और ये त्योहार, जिसमें सारे कार्य हमारे शुभ और मंगल होते हैं। ये हमारे बुंदेलखंड में अक्ति का जो प्रसंग है प्रासंगिक है, और इसका बहुत ही महत्व है। जी रंजन जी। जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। बहुत ऐसी जानकारी थी सचमुच कि मुझे भी नहीं पता था बहुत सी चीजों के बारे में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। और मैं आदरणीय संजय नायक जी,
से मैं आग्रह करता हूं कि वो अपने विचार रखें। स्वागत है उनका। नमस्ते असर साहब, नमस्ते नमस्ते आरिफ जी, मिश्रा जी। इस मंच पे आने का, आने का अवसर मिला है, ये उत्तराखंड जिसका आवाज आ रही है सर? जी 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 आवाज बुंदेलखंड जो प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है, महाभारत काल से लेकर या कहें तो रामायण काल से लेकर वर्तमान तक स्थितियों में ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई जो लोक रीतियां हैं, लोक जीवन है, उससे जुड़े हुए यहाँ पे त्योहार मनाए जाते हैं। मुख्य रूप से ये जो अक्षय तृतीया है, इसमें आपने देखा होगा कि परिवारों के साथ शहरों में भी कुछ परिवार हैं जो कपड़े से बने पुतरा पुत्रियां, जिन्हें अपन गुड़िया गुड़िया कहते हैं, उनकी और विवाह संस्कार भी कराते हैं। तो इस बात का पूजक है कि हमारे परिवार में विवाह और जीवन से जुड़ी हुई परंपराओं है। अभी जैसे सर बता रहे थे, यहाँ पर मटके का भी होता है, जिसमें भरते हैं, भरने के बाद बच्चों को भी उसमें कार्यक्रम में जोड़ा जाता है। संस्कृति क्या है? बुंदेलखंड की हर जो त्योहार है, वो वह त्योहार जो जमीनी हकीकत से जोड़ते हैं। अब अक्षय तृतीया का जो त्योहार है, ये हेलो जी 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 नायक जी की आवाज अक्षय थोड़ी सी तृतीया डिस्टर्ब। हाँ सर, थोड़ी डिस्टर्ब सी हो रही है, हमें महसूस हो रहा है कि नहीं, अब क्लियर हो गई। हाँ क्लियर है, अब क्लियर है। अक्षय तृतीया का जो त्योहार है, इस पर वर्षा का भी पूर्वानुमान लगाया जाता है। जैसे वर्षा का पूर्वानुमान ऐसे लगाया जाता है, मटके में 4 अपन क्या कहते हैं, ये डाल के इससे जितने दाने फूटते हैं, माना जाता है कि उतनी ही चादरों होगी। कितने महीनों में? अगर 3 बरसात फूले तो 2 महीने भर बरसात होगी। ये त्योहार या आज का दिवस है, काफी महत्वपूर्ण है कि हम लोग बरसात ग्रामीण अंचल या शहरी अंचल में, साथ ही हमारी वैवाहिक परंपरा, असर साहब बोल रहे थे कि कुछ तिथि होती है जो अच्छी तिथि होती है, बिना सोचे विचार के लिए अपन विवाह संपन्न कर सकते हैं। साथ ही हमें जो हमारे इन्हें जो बुंदेलखंड की प्राचीन लोक कला संस्कृति है, उससे भी जुड़ाव रखा जाता है कि ये संस्कारों के विषय जाते हैं। तो ये कहा जाए कि ये त्योहार अपने आप में महत्वपूर्ण है। और हेलो जी जी मैं सर अभी इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नायक जी। अब आदरणीय विनोद जी, आपसे निवेदन है कि अक्ति के विषय में आप अपने विचार रखें। जी जी रंजन जी, पहले तो बुंदेली झलक को बहुत ही धन्यवाद और आभार कि जिन्होंने एक प्रासंगिक आज का जो कार्यक्रम है वो रखा। लेकिन बात जरूर कहना चाहूंगा, मेरी आवाज रिपीट आ रही है। ये आपका स्क्रीन साफ है, इसको देख लीजिए। हेलो
हाँ जी जी अब जी सही हुआ। हाँ हाँ नहीं आवाज मेरी बाद में रिपीट आ रही तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं नहीं, आपको अब लग सही आ रही रही है, है, अब सही आ रही है। अब मुझे सही आ डबल रही सुनाई दे रही है। चलो मैं अपनी बात कहता हूँ। आज की विषय पर मुझे लगता है कि अक्षय तृतीया या अक्तीज जो है, जो लोग का जो त्योहार है, उस पर वही बातें हैं जो आदरणीय परम श्रद्धेय भारती जी ने कही हैं, आदरणीय असर साहब ने कही हैं, नायक जी भी कह के गए हैं। मैं विचार कर रहा था कि मैं क्या मतलब व्यक्त करूं, उससे पहले कि आदरणीय भारती जी ने पौराणिक रूप से और लोक तत्व की बात उसमें कही, और वही उसमें अक्तीज का है। और उसके बाद असर जी ने तो पूर्ण रूप से अक्तीज को स्पष्ट कर ही दिया। अब विषय ये आता है कि विनोद मिश्रा को आदेशित किया गया है, तो अपनी बात कहाँ से क्या प्रारंभ करें। तो यही सब बातें अतीत के विषय में है। आवाज रिपीट हो रही है तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी जो बर वाली बात आई है, और बर से कितना पारिवारिक रूप से जुड़ाव है, चाहे वह बर पूजा की बात हो, चाहे अक्ति में बर पूजा की बात हो, गीत के माध्यम से वो पूरी बात स्पष्ट हो चुकी है कि उसका कितना महत्व है, वर का, वृक्ष का कितना महत्व है। वो किसी भी एक बात उन्होंने कही थी देवल वाली, कि देवल जो है उसमें ले जाते हैं गला के, असर साहब ने कहा था। तो मुझे स्मरण है, मैं छोटा था, मैंने देखा उसके साथ गुड़ भी ले जाते थे। तो मुझे लगता है अगर वैज्ञानिक, जैसे आदरणीय भारती जी ने वैज्ञानिक बात कही थी हर त्योहार के लिए, तो गुड़ और देवल वो गरीबी का प्रतीक नहीं है, जैसा असर साहब ने कहा था कि वो हर वर्ग के लिए, लेकिन वो वैज्ञानिक जो भारती जी ने नहीं, कहा था कि आर्थिक स्थिति से वैज्ञानिक और सूखी रोटी औषधि का का कहा था रूप मैंने, जो देखा जाए आर्थिक तो स्थिति गुड़ जिनकी कमजोर और है वो सूखी देवल रोटी। का जो परस्पर संबंध है, जैसे कहते हैं कि किसी भी आयुर्वेदिक औषधि की ताकत अगर चौगनी करना है तो शहद मिला के खाइए। तो मुझे लगता है कि देवल और गुड़ का जो है, देवल तो खाते हैं, देवल और गुड़ जब मिश्रित होगा तो उसका जो असर होगा वो घी पर असर आता है, यानी ठंडक प्रदान करने वाला है। तो वो प्रसाद के रूप में जब वितरित होता है ग्रीष्म काल में, तो मुझे लगता है कि वो उसका वैज्ञानिक कारण रहा होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अख्ती या अख्ती जैसे अनेकों त्योहार जो सामाजिकता, समरसता के प्रतीक हैं, वहीं लोक कलाओं को जीवित रखने, संरक्षित करने के माध्यम है। मैं यहाँ बात आई है, बार बार बात आई है, गुड्डा गुड़ियों की बात आई है, जिसे पुतरिया कहते हैं, बुंदेलखंड पुतरिया। तो ये प्राचीन चलन है कि पुतरिया जो है या गुड्डा गुड़ियां हैं, वो कभी मार्केट से नहीं आते थे, आते तो थे लेकिन ज्यादा पहले क्या होता था कि मेरी दादी खुद बनाया करती थी, बड़े सुंदर बनाया करती थी, और आंख जो मेरे पिताजी उन पर बनाया करते थे, जो आंख वो दादी से टेढ़ी बनती थी। तो वो गुड्डा गुड़िया का जो निर्माण था वो दादी ने बनाया, दादी के बाद मम्मी ने बनाया, मम्मी के बाद बहनों ने बनाया, फुआ ने बनाया। तो पारंपरिक रूप से कलात्मक अभिरुचि, यानी जो कपड़े आपके यहाँ चिंदी जैसे बोलते हैं, चाहे वह दर्जी से लाइए चाहे घर के चिंदी है, को लेके गुड्डा गुड़ियों का, पुतरियों को निर्माण करना और सुंदर निर्माण करना, वो एक परंपरा पारंपरिक बनी रहे, इसलिए वो निर्माण करते थे। उदाहरणतः ये गुड़िया आप देखें, इसका गुड्डा मैंने वो टीकमगढ़ के महाराज को प्रेजेंट दे दिया उनके जन्मदिन पर, तो ये अकेली रह गई है। ये जो घर का बना हुआ है मेरे, ये पैर बने हुए हैं गुड्डा। तो इस प्रकार से इसमें क्या है कि पुतरिया बनती थी, पुतरा बनता था, सेठ बनते थे, सेठानी बनते थे। ये मतलब जो समाज के अंग है उनका भी बच्चों को ज्ञान हो, यानी विशेषकर लड़कियों को, कि स्टेट भी होते हैं। चाचा ईद का त्योहार में बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद सैरुली जी को। तो ईद के चाचा और चाची भी बनती थी, तो चाची जो वो पहनती थी सूट वगैरह जो भी चलता है, और सेठ जी टोपी लगाया करते थे। तो ये कलात्मकता जिंदा रहे, जीवित रहे,
समाज से विषय उठा के उन पुतलियां निर्माण करते थे। तो उसमें दो चीज आती है, ये तो खराब कपड़ों से जो मतलब उपयोगी नहीं है, छोटे छोटे टुकड़े बचे हैं कपड़ों के, उनसे इन पुतलियों का निर्माण करना, कलात्मकता, उसका उपयोग करना, सदुपयोग करना कपड़ों का। और दूसरी बात, उस पर कलाकारी भी रहती थी, आंख बनाना, यानी पेंटिंग अभी ज्ञान होता था। तो ये कलात्मक का प्रत्येक त्योहार, बुंदेलखंड का प्रत्येक त्योहार कलात्मक रचनात्मकता का संरक्षण करता है, संवर्धन करता है। इसको कलात्मक रूप से भी हमें देखना होगा। विज्ञान भी है, त्योहार भी है, धर्म भी है, विज्ञान भी है, लेकिन कला को संरक्षित करने का सशक्त माध्यम अगर है तो बुंदेलखंड के हर त्योहार है। तो पुतलिया का चाहे निर्माण हो, चाहे उनका बिजनेस निर्माण हो, और ये सारे निर्माण जो है इसी ध्येय से होते थे। तो माध्यम होते थे लोग उसका माध्यम है। आप देखिए, आप हाथी, माँ लक्ष्मी का हाथी का जो निर्माण होता है, मैंने खुद अपने प्रजापति समाज के यहाँ जाकर बनाया है। अच्छा, दूसरी बात, कलात्मक निर्माण के साथ साथ परस्पर जो प्रेम की बात असर जी ने कही, और वो यथार्थ है, हम सब जानते हैं। उन्होंने कहा तो उनका उदाहरण दे रहा हूँ कि परस्पर प्रेम, हर जाति वर्ग की लड़कियां या लड़के इन चीजों को बना रहे हैं, आप में बैठ के बना रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है, एक परस्पर प्रेम था, भाव था कि हम सब एक है, एक भाव था। और कहाँ जा रहे हैं? वर के नीचे, जहाँ छाया है। आज ऑक्सीजन की कितनी मांग हो रही है पूरे विश्व में, क्या भारत में तो हो ही रही है। वर का महत्व बताने के लिए वर की पूजा इसलिए क्योंकि वर सबसे ज्यादा अगर ऑक्सीजन प्रदान करने वाला है, तो उसकी बताने के लिए भी वहां पहुंचा रहे हैं। नहीं, आमतरे क्यों नहीं गए? बांस के नीचे क्यों नहीं गए? महुआ के नीचे क्यों नहीं गए? वर ही क्यों? क्योंकि वो जीवनदायिनी है और बहुत बड़ा है। जब वहां आप रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। जब गर्मी ग्रीष्म काल में जितने समय तक लड़कियां बच्चे रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, ये भाव लेके लोक से विज्ञान को जोड़ा गया है। लेकिन मूलतः 31 जैसे त्योहार मेरा मानना है लोक कलाओं के संरक्षण के एक माध्यम है। पुतलिया उसका वो एक उदाहरण हो सकता है। साथ ही एक और बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि अभी नायक जी ने एक बात कही थी कि वो गुड्डे गुड़ियों को विवाह करते हैं। तो ये विवाह कराना क्या है कि छोटी छोटी लड़कियां हैं, पहले बाल अवस्था में विवाह होते थे, बाल विवाह हुआ करते थे, तो उस समय उन्हें विवाह की जो परंपरा की दूल्हा होता है, बारात आती है, कि कैसे हम भविष्य में व्यवस्था करें, अपने जीवन को कैसे हम जिम्मेदारियां लें शादी विवाह की, वो बचपन में उनको सिखा दिया जाता था। एक दूल्हा आएगा, एक पक्ष बनता था लड़की पक्ष, एक पक्ष था अब कागज की रोटी बना रहे हैं, कागज की पूरी बना रहे हैं, लेकिन पूड़ियां बेलेंगी, एक सखियां बेलेंगी। यानी आपसी सामंजस्य की जब में शादी है तो पूरे सभी एकजुट होकर सहयोग करें। किराए के नहीं बनाए, ये साथ चलन चल गया। मैंने खुद जब हमारे यहाँ किसी भी समाज की, चाहे कुम्हार समाज की हो, चाहे काची समाज की हो, किसी की लड़की की शादी होती थी तो सबसे पहले कागज की पत्तियां, झंडियां बनती थी, उसकी जिम्मेदारी मेरी होती थी। मैं सूतली लाता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। दो चीजें मेरी शादियों में, मोहल्ला की शादी में मैं सहयोग करता था, एक पत्ती बना के पूरा मंडप और दरवाजे को सजाना, और दूसरा मुझे पानी परसना। पानी परसते थे उससे, अब तो उसका नाम भी भूल गए, डालडा के डिब्बे से बनने लगे थे वो। गंगा सागर, गंगा सागर, गंगा सागर। सहयोग करने का जो रंजन जी सहयोग करने का, तो वो गुड्डा गुड़ियों की शादी कराना ये ध्येय था। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि ताकि सब लोग, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव एकजुट होकर किसी भी शादी में, यानी जो गुड्डे गड्डियों की है, गुड्डे गुड़िया की शादी है, पुतरा पुतरियों की शादी है, लेकिन इसके नेपथ्य में इसके आने वाले दिनों में जब आप जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, तब आप उसमें सहयोग कर सामंजस्य बिठा के सहयोग करें। ये उद्देश्य हमारे लोक त्योहार का है, भक्ति का त्योहार है। विज्ञान से बड़ा सामंजस्य होना चाहिए, विज्ञान से बड़ा सामाजिकता है, वो ये हमें सिखाता है भक्ति का त्योहार। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत सुंदर।
भैया आरिफ, आवाज सुन रहे हैं? हर बार की भांति आरिफ जी लीजिए। गुलाम की उनके मोबाइल की कोई गारंटी नहीं है। नहीं सर, कोशिश में है कि उनका मोबाइल बदलवा दें अभी। एक सेकंड में जोड़ रहा हूं उनको। मेरे ख्याल से नहीं जुड़ पा रहे नहीं जुड़ हैं। पा रहे हैं। हाँ, टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम है जी। तो भारती सर जी। जी जी, तो आप समापन की सारी गतिविधियां संभालें। जी जी बुंदेली झलक की तरफ से सभी का मैं अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद। बड़ा खेद है कि आरिफ जी के विचार नहीं हो पा रहे हैं। मैं बुंदेली झलक के हमारे जो संरक्षक हैं, परम आदरणीय डॉक्टर रामशंकर भारती जी, उनसे निवेदन करूंगा कि समापन की ओर चलें। जी, बहुत धन्यवाद। आज बुंदेली झलक के पटल पर सौभाग्य कहूंगा, उसकी उपलब्धि भी कहूंगा। ये दोनों चीजें एक साथ हैं। सौभाग्य इसलिए कि हमारे कार्यक्रम में भारत सरकार के लोग, ये हमारे लिए सौभाग्य है और उपलब्धि भी। जब कोई विषय विशेषज्ञ हमारे बीच आकर के और अपनी बात रखता है और उस बात का बहुत महत्व होता है। मैं आदरणीय भूषण पन्नालाल को प्रणाम करता हूँ। दूसरा, आदरणीय हमारे अपने बहुत विविधतापूर्ण टिप्पणी, वास्तव में उन्होंने कलाओं के जहाँ धार्मिक है, सामाजिक समरसता है, वहीं जो इस शब्द को जोड़कर बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष उठाया और ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दिया आदरणीय सुमणि मिश्र ने। वो पूजा का बनाते हैं, कार्य बनाया जाता है, लोक कलाओं का संरक्षण का विषय है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पक्ष उन्होंने और बहुत ही जीवंत जानकारी दी। हमारे बीच में आदरणीय रामजय नायक जी भी और जो प्रचलित साधुता हूँ हमारे हमारी बोली। जी आरिफ जी, जी आरिफ जी, मेरी आवाज आ रही है? आरिफ जी, मेरी आवाज आ रही है?
जी आवाज आ रही है। मैं कैमरा मेरा ये मोबाइल का खराब है, आरिफ जी, इसलिए आ नहीं पाऊंगा कैमरे के सामने। काम कर रहा है, आप सब लोग जी आरिफ जी, जी आवाज आ रही है। मैं सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। ये कुछ कहना है, आप सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। जी कुछ कहना है। आवाज आ रही है। मेरा कैमरा थोड़ा खराब है जी और दूसरा मोबाइल जिसमें मैं जी 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 कर जी रहा था वो जी 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 आरिफ जी आप अपने विचार रखिए। जी सभी को नमस्कार। आज बहुत अच्छा लगा। आज आदरणीय पन्नालाल असर जी के माध्यम से बहुत सी जानकारी अक्षय तृतीया के बारे में मुझे पता चली। मुझे खुद जानकारी नहीं थी। और आदरणीय डॉक्टर रामशंकर भारती जी और हमारे श्याम नायक जी, जिन्होंने ही कहा था कि भाई अक्षय तृतीया के महत्व पर कार्यक्रम रखा जाए, और आदरणीय विनोद जी जो वो तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुंदेलखंड है, एक एक चीज की उनको बहुत अच्छी जानकारी है। इसी तरह क्योंकि पिछली बार कहा था तो हम लोग लाइव बहुत से कार्यक्रम किए थे, इसी बहाने बहुत चीजें सीखने का अवसर मिला था। जैसे कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें क्योंकि ज्यादातर हम लोग बौद्धिक लोग घरों पे हैं और बाहर जाना हो नहीं रहा है, तो हम लोग निरंतरता बनाए हुए हैं, ज्ञानार्जन करते जा रहे हैं। क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज है जिससे जितना सीखो उतना ही कम है। तो आज ये विषय जो रखा गया आदरणीय श्याम नायक जी के माध्यम से, उन्होंने कहा कि इस पर कार्यक्रम रखा जाए, और आदरणीय हमारे भाई GS रंजन साहब जो हमेशा तत्पर रहते हैं नया करने के लिए, उनसे मैंने अनुरोध किया कि भाई कार्यक्रम रखना है। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। प्रातःकाल फिल्म का रिलीज था बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के पेज पर, शाम को हम लोग बुंदेली झलक में मिले। हार्दिक बधाई। इसी तरह निरंतर जो है हम लोग मिलते रहेंगे, और हमारा जो लाइव का प्रोग्राम क्रमशः होता रहा है। मैं आदरणीय पन्नालाल असर साहब से अनुरोध करूंगा कि वो जैसा आज उन्होंने अपना वक्त दिया है वैसा ही हमें वक्त दें, और लाइव आके अपने जीवन के अनुभवों को बांटें हम लोग, ताकि हम लोग भी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्ञान को सृजित किया है और अध्ययन किया है, और बुंदेलखंड के बड़े बड़े मनीषियों के साथ उन्होंने काम किया है। बुंदेलखंड में संगीत की 2 धाराएं जो चलती हैं, रंगी राही जी की और गुरु काशीनाथ जी की, उनके बारे में भी वो हमको आगे चल के बताएंगे। मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ऐसे गुणीजन हमारे साथ जुड़े। और मैं आगे निवेदन करता हूँ कि इसी तरह से ये आप कंटिन्यू करते रहे हम प्रोग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम कोशिश करेंगे कि शाम को एक नए मेहमान के साथ एक नए विषय पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय बुंदेलखंड। जय बुंदेलखंड। जय बुंदेलखंड।